अब बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन, फेमस एप्स्टीन फाइल्स की बात करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स के नाम से बहुत फेमस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बीच में। लेकिन सबसे पहले समझने का हम प्रयास करें कि आखिर आखिर जेफरी एप्स्टीन के साथ हुआ क्या, फिर अपन फाइलों पर आएंगे। थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लूँ अगर आप लोग चाहें तो, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं भी लूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए सबसे पहले एक समझते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन है। जेफरी एप्स्टीन एक सड़क पर चलता हुआ दूसरा व्यक्ति था, अचानक से वहाँ का फाइनेंसर बनता है और बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फाइनेंस जगत में इसका रुतबा आ जाता है, कैसे आ जाता है पता नहीं, एकदम से आ जाता है। तमाम सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं इसके मित्र बन जाते हैं और ये सबका दोस्त बन जाता है। और ये सोचिए, ज़मीन से उठा हुआ आदमी अचानक से सबकी निगाहों में आने लगता है और अपने आप को डाउन प्ले भी करता है। लेकिन जो उसके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं या कॉर्पोरेट जो दोस्त होते हैं उनके सामने वो अपने आप को फ्लॉन्ट करने से कभी बाज नहीं आता। करते 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 एक आइलैंड था, उस आइलैंड को उसने ख़रीदा। उस आइलैंड की कॉस्ट जो थी वो तकरीबन $10 मिलियन मांग रहे थे बेचने वाले। इस एक कंपनी आती है, उस कंपनी ने जो है इस आइलैंड को $7 मिलियन में खरीद लिया, सॉरी हाँ $7 मिलियन में उसने खरीद लिया। जिस कंपनी ने खरीदा उसका सोल इकलौता मालिक जेफरी एप्स्टीन था। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने इसमें काफ़ी कुछ काम कराया, इस आइलैंड में बहुत सारी चीज़ें हुई। और सबसे पहले उस आइलैंड को ज़रा समझें। पूरा का पूरा आइलैंड था जिसे एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये एप्स्टीन आइलैंड तो नहीं है, तो खैर कुल मिलाकर जो है ये है वो ओवरऑल साइट प्लान जो उन्होंने बना रखा था। जो जो चीज़ें इसमें थी, ये पूरा आइलैंड था, इसमें हेलीपैड था इनका खुद का और तमाम सारी अन्य चीज़ें थी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है स्विमिंग पूल एरिया, फलाना ठिकाना सब कुछ था। ये रहा पूल एरिया, ये छोटा सा, ये बड़ा वाला नहीं सर, ये बिल्कुल जरा सा एक डॉट। टेंट सिटी भी थी इसके अंदर, जो बाहर से आने वाले लोग हैं। इसके अलावा अंदर गेस्ट हाउस भी था, इसके अंदर एप्स्टीन का खुद का घर भी था, इसके अंदर ऑफिस भी था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। आप चीज़ों को देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी। कुल मिलाकर जो है ये एक आइलैंड जो उन्होंने लिया था, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड था इसका नाम। अब इसको एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। बदनाम जो चीज़ हो जाती है सर उसका नाम ज़्यादा चलता है। खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें हेली हाउस था, टेंट था, ऑब्जर्वेटरी थी, तमाम चीज़ें थी। पर इस आइलैंड में एक और सबसे बेहतरीन चीज़ थी, ये आइलैंड एक अन्य आइलैंड्स का एक समूह है, ठीक है। तो इस आइलैंड पर एक एयरपोर्ट है बाकायदा, इस पर नहीं, ये तो एप्स्टीन का आइलैंड है, प्राइवेट हो गया। इस समूह जो आइलैंड्स का जो समूह, जो छोटे 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 टापू हैं, उनमें जो एक जगह पर एयरपोर्ट बना हुआ है। तो यूजुअली लोग जो आते हैं उस एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके बाद वो अगल बगल के टापू पर जहाँ भी उनको जाना होता है वहाँ जाते हैं। और कुछ ऐसा बहुत वो नहीं है कि बहुत फेमस हो, बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन, कुछ नहीं ऐसा वहाँ पर, सब नॉर्मल है। अब यहाँ पर इन्होंने अपना खुद का एक हेलीपैड बनाया, खुद का एक छोटे जहाज़ों के लिए एक स्ट्रिप बना ली उस एयरपोर्ट से हट के। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जो इनके गेस्ट हैं वो आएँ तो उनको उस चैनल से नहीं निकलना पड़े। एयरपोर्ट की चेक इन चेक आउट, एयरपोर्ट पे आपकी जो तलाशी होती है, फ्रिस्किंग होती है, आप क्या ला रहे हो क्या ले जा रहे हो किसी को पता ना चले, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी ना पता चले। इसलिए इन्होंने अपना खुद का एक मिनी एयरपोर्ट समझ लें, हम यूँ कह लें, तो वो बना लिया था। बड़े कमाल की बात है कि सरकार ने इनको रोका नहीं, संभवतः वहाँ की परमिशन होगी उनके पास में, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट जेट इनके आते थे, प्राइवेट जेट इनके उड़ जाते थे। अब प्राइवेट जेट से किसी को क्या लेना देना, कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाता था। हेलीकॉप्टर आया और चला गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स, इन प्राइवेट जेट्स में बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। कौन आता था किसी को नहीं पता। सबसे मज़े की बात यह है कि इसके अंदर, इस जहाँ पर ये उतरते थे उसके ठीक पास में एक टनल भी है, छोटी सी टनल, जिस टनल से लोग अंदर चले जाते थे, ऐसा बताया जाता है। और वो सीधे जो है, जो इन्होंने बिल्डिंग बना रखी थी उसमें ब्लॉक्स थे, ए ब्लॉक बी ब्लॉक, गेस्ट के लिए अलग था, या उनका खुद का अपना था। तो वहाँ से जो है वो सीधे उसमें एंट्री कर जाते थे। बाहर से आने का कोई दो तरह रास्ते थे, एक मेन रास्ता जो सामने से आता था सबको दिखता था, एक वो रास्ता था जिसमें चुपचाप से आदमी अंदर हो जाए, पता ही ना चले, और जहाँ उसको जाना है वो उस बिल्डिंग में उस रूम तक पहुँच जाए। तो ये एक इनका एक अलग दुनिया इन्होंने बसा रखी थी अपनी। खैर एप्स्टीन साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और छोटी मोटी नहीं, एक लेविश लाइफस्टाइल जीते थे, पैसे वाले थे, दोस्त भी इनके सारे पैसे वाले थे। तो लेविश लाइफस्टाइल होना तो स्वाभाविक है। अब एक जो इनका मेन जो था वो था हेली हाउस, जिसमें जो है हेलीपैड था, और वहीं से जो है इनके गेस्ट वगैरह जो है इधर से उधर होते थे, किसी को पता ना चले। मेन एयरपोर्ट सेंट थॉमस आइलैंड पर है, ठीक है ना। ये इनका लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड था जो इन्होंने खरीदा था, जिसे अब एप्स्टीन आइलैंड के नाम से हम और आप जान रहे हैं। मेन आइलैंड जो है सेंट थॉमस पे, पर उस पर मेन एयरपोर्ट सेंट थॉमस आइलैंड पे, उस पर लेकिन कभी नहीं जाते थे, ना इनके यहाँ कोई आने वाला उस पर गया और ना ही ये खुद कभी उस पर गए।
जेफरी एप्स्टीन वहाँ हैं भी उस आइलैंड पे कि नहीं, ये किसी को पता नहीं होता था। उनके काम करने वाले कर्मचारी होते थे, उनको भी नहीं पता होता था। कर्मचारी बहुत दूर दूर से लाए जाते थे, अलग अलग जगहों से। खैर, इन्होंने बाकायदा एक टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो भी बना रखा था। वहाँ पर स्टाफ वगैरह रहता था इनका, वो यूजुअली टेम्प्रेरी होते थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर वगैरह, लग्जरी विला वगैरह में सफाई करनी है, बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना, उसके लिए। और उन पर गहरी निगाह रखी जाती थी कि कोई इधर उधर तो नहीं जा रहा, कोई इधर उधर कोई चीज़ें तो नहीं देख रहा है। इनको सेग्रीगेट कर दिया जाता था बाकी जो इनकी दुनिया है उससे, इनको अलग रखा जाता था बिल्कुल एक साइड में, कि इनकी कोई एंट्री कहीं से कहीं तक ना हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इन लोगों को पता ना हो, लेकिन इन पर कड़ी निगाह रहे, इनको जहाँ जाना है जितना काम करना उसके अलावा नहीं। अब एप्स्टीन का जो घर है वो नंबर 16 और नंबर 18 के नाम से आता है। नंबर 16 जो है वो गेस्ट हाउस है और 18 इनका घर है सर। सोचिए, आइलैंड के ऊपर ये बिल्डिंग, आप सोच सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग है सर, एक नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। किस लिए? वहाँ तो कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन भी नहीं है, वहाँ कोई आने वाला भी नहीं है, तो इसका क्या करेंगे? इन्हीं बिल्डिंग से सारा कहा जाता है जो गड़बड़ झाला है। अब ये तमाम सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक्स में जो है ये सारा इनका हिसाब किताब चलता था। काफ़ी समय तक तो किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 1996 के आसपास इन्होंने लिया था। बहुत पुरानी बात है। तब से लेकर अब तक जो है ये इनकी कहानी चल रही थी। और कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब होती है तब कभी ना कभी तो भांडा फूटता ही है। तो भांडा फूटा और जो नंबर 16 और 18 जो इनका घर है और जो गेस्ट हाउस है वो काफ़ी सारी चीज़ों में आ गया। एक नंबर 19 भी, उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते थे। ऑब्जर्वेटरी में जो है वो भी एक रिमोट स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर सारे दूर दूर बनाए गए थे ना। और इस में भयंकर जो है एक तरह से प्राइवेसी मेंटेन की जाती थी। इसको मेन कंपाउंड से भी दूर रखा जाता था और इसकी लोकेशन जो है एकदम शेड्यूल एकदम कोने में थी। बताते हैं कि इसी में जो है मेन गेस्ट आते थे। इसको बनाया इसलिए गया था कि ताकि दूर रहे, आइसोलेशन में रहे, सबकी निगाह में ना आए, और यहीं जो है सारे गलत काम होते थे। इसके अलावा इनका पूल हाउस था जो इनका सोशल हब था। तमाम सारे लोग इनसे मिलते रहे, तमाम सारे लोग आते रहे मिलने इनसे। इनके गेस्ट हैं ये, और ये तमाम सारे इनके गेस्ट हैं। इसके बाद जो है एक एक चीज़ को जो है एप्स्टीन ने बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया था इस आइलैंड के ऊपर। किसकी पहुंच कहाँ तक होगी, कौन सड़क में किधर तक जाएगा, गोल्फ कार्ट कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, कौन सी सड़क पर कहाँ बैरियर लगाना है, वो सब कुछ था। ये नहीं कि आप कहीं भी, अगर आप आइलैंड पे आ गए तो आप कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी नहीं जा सकता था एक्सेप्ट एप्स्टीन, कोई भी नहीं जा सकता था। इनफैक्ट उन्होंने इतना अच्छी तरीके से तोड़ा हुआ था, सिक्योरिटी वाले भी इधर से उधर नहीं हो पाते थे। तो ये जो है एक दुनिया एक उन्होंने अलग बसा रखी थी। अच्छे अच्छे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, एप्स्टीन के पास इतना पैसा था क्या? लेकिन बड़ी बात यह कि एप्स्टीन से जो कई गुना ज़्यादा अमीर लोग थे वो एप्स्टीन के पास आते थे मिलने एप्स्टीन से। तो ये सब कुछ चल रहा था। और एक आइलैंड के ऊपर, जो आइलैंड अभी हमने आपको दिखाया, तो क्या इस आइलैंड से ही सब कुछ हो जाएगा? क्या इस आइलैंड में जो इन्होंने जो अपनी तमाम सारी कहना चाहिए दुनिया बसा रखी थी, क्या इनको ये लग रहा था कभी इससे बाहर नहीं आएंगे? एप्स्टीन का विचारधारा कुछ अलग थी, उस आदमी को भी समझना आपको पड़ेगा। एप्स्टीन ट्रांसह्यूमनिज्म में विश्वास रखते थे। ट्रांसह्यूमनिज्म मतलब, और क्रायोनिक्स में विश्वास रखते थे। तो एप्स्टीन ने जो है वो ये चाहते थे कि उनका सिर और उनका पेनिस, यानी उनका जो गुप्तांग है, उसको फ्रीज कर दिया जाए। वो ये विश्वास करते थे कि हम दोबारा कभी जिंदा हो सकते हैं, ये ऐसा उनको विश्वास था। और इस बात को लेकर जो है उन्होंने बाकायदा फंडिंग भी की थी। $1 लाख की फंडिंग करी थी। $1 लाख दे दिए किसी को, हाँ, कि तुम जो है इस काम में रहो। और वो चाहते थे कि जो उनका जो डीएनए है उससे ह्यूमन रेस आगे बढ़े। उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत स्मार्ट हैं, ही इज़ एक्स्ट्रा स्मार्ट, तो ऐसे स्मार्ट लोग ही दुनिया में हों, ऐसा उनको लगता था। तो वो जो है उनका एक ऑब्सेशन था कि वो हमेशा इस दुनिया में रहेंगे, हमेशा इस दुनिया में जीवित रहेंगे। ऐसा जेफरी एप्स्टीन का एक ऑब्सेशन था। खैर, कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं सर। तो प्रिजर्वेशन प्लान जो है उनका बड़ा फेमस है कि वो ये चाहते थे कि उनका डीएनए, उनका सिर और उनका जो गुप्तांग है उसको जो है बचा कर रखा जाए, ताकि भविष्य में कभी वो जिंदा हो तो ओ माय गॉड, इनके साथ भी तो जो है बड़े बड़े लोगों के साथ है सर, तो वो अपने सिर और अपने प्राइवेट पार्ट के भरोसे जो है दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर सकें। अब जेफरी एप्स्टीन कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे कि आप सोचें कोई अनपढ़ आदमी है, किसी अनपढ़ आदमी ने ऐसा कह दिया और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। जेफरी बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसको दुनिया जहान की नॉलेज थी। एक बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं
जो हम लोग की नज़र में नहीं है। ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ लेबॉर्टरीज, कुछ प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं जो हम लोग की निगाह में नहीं है। तभी तो जेफरी एप्स्टीन ने इतना पैसा डाल दिया, वरना क्यों डालेगा? क्या आपको लगता है इतना पढ़ा लिखा आदमी जिसके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जो दुनिया के फाइनेंस को एक तरह से हिला कर रखने की ताकत रखता है, वो आदमी ऐसी बेवकूफ़ी की बात करेगा कि मेरे सिर को फ्रीज़ कर दिया जाए और मेरे प्राइवेट पार्ट को फ्रीज़ कर दिया जाए कि मैं दोबारा जब आऊँगा, दोबारा जब उठूँगा तो फिर ये चीज़ें मेरे काम आएंगी? तो देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन विच इज़ नॉट पब्लिक एज येट, आज तक भी। जेफरी एप्स्टीन को काफ़ी कुछ पता था। एप्स्टीन ने सब क्यों किया, एप्स्टीन का क्या मकसद था, वो भी हम आगे आने वाले समय में समझेंगे इसी लाइफ में। तो एप्स्टीन के काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे। एक एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन है जो बॉडी को फ्रीज़ करती है और फ्रीज़ करके वो आपकी बॉडी को डाल देगी। और उनका कहना है कि जब कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हम आपको दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं, तो फिर हम आपको डीफ्रीज़ करके हम आपको दोबारा ज़िंदा कर लेंगे। जेफरी एप्स्टीन ने इसको भी, इससे उनके ना सिर्फ उसको पैसा दिया, इससे इनके बड़े क्लोज टाइज थे, बहुत इंटरेस्टेड रहते थे वो इसमें। और कईयों बार जो है इसके प्रोजेक्ट्स, इसके जो लैब टेस्टिंग है उसके बारे में जानकारी लेते रहते थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अच्छा ये कैसे किया, वो कैसे किया। तो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड। अच्छा अगर फ्रीज़ कर देंगे तो बॉडी गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो कैसे उठेगी, तो डीएनए को दोबारा कैसे रीएक्टिवेट करेंगे, तमाम सारी चीज़ें बहुत डिटेल में वो समझते थे, समय देते थे इसमें। मीटिंग करते थे 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 घंटे की। तो एप्स्टीन का जो थ्योरी थी वो ये थी कि मैं एक बार फिर दोबारा जो है पुनः जीवित हूँ और मैं कभी ना मरूँ, ऐसा उनको लगता था। ओहो, फोटोग्राफ्स तो बिल्कुल कांड करने वाली हैं भाई। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना और बड़े बड़े लोगों के साथ इनकी बातचीत भी होती थी। कई सारे जो लोग हैं वो इनके संपर्क में थे, और ऐसे ऐसे लोग संपर्क में थे कि आप तस्वीरें देख के पहचान ही जाएंगे, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग इनके संपर्क में थे कि अब क्या कहें। लेकिन खैर, कहते हैं कि कभी ना कभी तो किस्मत रन आउट करी जाती है। तो जो उनके संपर्क में थे, ज़रा समझिएगा बात को, क्योंकि अभी आगे आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी। इनके संपर्क में वो सारे लोग थे जो पॉलिटिशियंस हैं, टॉप रैंकिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तो हो गए जो पावर के लिए। लेकिन इसके अलावा भी इनके संपर्क में और भी लोग थे, फाइनेंस जगत के लोग थे कि फाइनेंस में इनके जो पकड़ है। इसके अलावा इनके पकड़ में एक और पूरी एक जमात थी जिसे हम कहते हैं प्रोफेसर्स। और प्रोफेसर्स कोई छोटे मोटे नहीं, MIT का HOD, टॉप के डीन्स। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती, इनके पास तो कुछ होता नहीं है, ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ना ये लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको भी अय्याशी करने बुलाते थे अपने इस आइलैंड पर। तो ये जो टॉप के जो प्रोफेसर थे, टॉप के जो साइंटिस्ट थे, इनको क्यों बुलाते थे? इनको इसी कारण से बुलाते थे कि इनको पता रहे कि दुनिया में भी नया होने वाला है। मेरे ख्याल से हम सब में से जितने भी हमारे यहाँ लाइव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मुझे भी मिलाकर, हमको शायद उतनी नॉलेज है ही नहीं जितनी जेफरी एप्स्टीन को थी कि दुनिया में आने वाली टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है, खासकर मनुष्यों को लेकर, कि ह्यूमन साइंस में जो क्या कहते हैं एडवांसमेंट है वो कौन कौन से होने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। खैर, ह्यूमैनिटी प्लस करके एक NGO था जिसको उन्होंने $1 लाख दिए थे ट्रांस ह्यूमनिज्म के लिए। गजब। चलिए, तमाम सारे साइंटिस्ट जो हैं उनमें से कुछ को ये बाकायदा इन्होंने अपने पेरोल पे रखा हुआ था, जिसमें जेनेटिक्स के टॉप के साइंटिस्ट हार्वर्ड और MIT के, वो इनके जो है पेरोल पर थे। और इसको ये साइंस डिनर बोलते थे। ये DNA की एडिटिंग, इसके बारे में आपको और हमको तो पता भी नहीं कि एडिटिंग कैसे होती है, पर ये डिस्कशन करते थे उनके साथ बैठकर। एक होता पूछना, एक होता डिस्कशन करना। ये बाकायदा डिस्कशन करते थे, टेबल के ऊपर डिस्कशन होता था। तमाम सारी टॉप एज की बायोलॉजिकल रिसर्च, उस बारे में डिस्कशन होता था। और ये बाकायदा अपनी चीज़ें बताते थे कि इसको ऐसे क्यों नहीं करें। और प्रोफेसर्स और जो टॉप एंड के लोग होते थे वो बड़े हतप्रभ से रह जाते थे कि एप्स्टीन को इतना सब कुछ कैसे मालूम है, इसका दिमाग इतना कैसे चलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं एप्स्टीन के बारे में जो कि संभवतः नॉर्मली शायद आपको नहीं मालूम चलेगी। जीनोम से लेकर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें जेप्स्टीन, ह्यूमन जीनोम से लेकर जिसमें जेफरी एप्स्टीन का जो है दखल ना हो। उनका ऐसा मानना था कि जिसके पास बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी होगी वही सर्वाइव करेगा, वही सर्वाइवल में आगे बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी यानी जीनोम पर काम कर रहे थे, यानी जीन्स पर काम कर रहे थे। बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी मतलब जिसके जीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वही बचेगा, यानी कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अगेन सेम थ्योरी। तो मतलब जो कमज़ोर जीन्स वाले होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही थी अंदर कि जो कमज़ोर जीन्स वाले हैं उनको ख़त्म करें और जो स्ट्रॉन्ग जीन्स वाले हैं वो रहें? और क्या जेफरी एप्स्टीन को ये भरोसा था कि उनकी जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? तभी तो ये कहते थे कि मेरे जैसे लोग होने चाहिए दुनिया में, मैं कभी नहीं मरूंगा और मेरे DNA से और
प्रोड्यूस करो जितने करने हैं। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व हिज DNA फॉर एवर। कमाल है। राम राम भैया पुजारी जी, आइए। तो ये वो पहलू है जेफरी एप्स्टीन के जिसके बारे में शायद किसी ने कभी डिस्कशन नहीं किया और लोगों ने शायद समझा नहीं कि इसको डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अब एक और चीज़ पर काम कर रहे थे। ये तो हो गया जीनोम, जीन्स, ह्यूमन बॉडी, बायोलॉजी की बात। अब करते हैं बायोलॉजी और फिजिक्स को मिलाने की बात, बायोलॉजी और मैकेनिकल को मिलाने की बात। ट्रांसह्यूमनिज्म में ये एक और चीज़ करना चाहते थे। उनका एक सपना था कि मैन एंड मशीन को मर्ज कर दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसको किया जा सकता है। स्टीफन हॉकिंस भी इनके क्लाइंट थे, मतलब इनके दोस्त थे। उनके साथ डिस्कशन होता था कि हम क्या मैन और मशीन को मिला सकते हैं। आज आप देख रहे हैं, एक कंपनी में नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी है, उसने एक चिप डिज़ाइन कर दी है, वो इंसान के अंदर फिट हो सकती है। हमने अभी आपको थोड़े दिनों पहले वो नैनो रोबोट्स दिखाए। हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं सर, एप्स्टीन को उस समय पर पता था, आज से 10-15 साल पहले। और वो इस बात को कहता था कि हम मैन और मशीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिससे हम इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे नहीं भी हैं। अभी हम इंसान को बोलते हैं दिन भर ये पेड़ काटना, तो नहीं काटेगा, उसका मन भटक जाएगा, वो इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। पर हम मैन एंड मशीन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन ला सकते हैं जिससे हमने जो कह दिया, हमने यहाँ से जो कमांड दे दी, वही कमांड को वो फॉलो करेगा। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं, आज एक चिप आ गई ना, एक कंपनी है, कोई सी लिंक करके, है ना, आगे आप देख लेना, बड़ी न्यूट्रल सी कंपनी है। सर जी नमस्ते, बहुत अच्छा काम है आपका, आप सदा खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझ तो आप गए होंगे। तो ऐसी तमाम सारी कंपनियों के साथ में उनका उठना बैठना था। वो ये चाहते थे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को वो कंट्रोल कर सके, और सिर्फ इतना नहीं, उसको बाकायदा डिजिटली ऑल्टर कर सकें और अपने हिसाब से उसको चला सकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। गजब यार, ये आदमी इतना सोचता था। हमने इससे पहले भी लाइव किया, लेकिन हमने ये वाला पहलू कभी हमने भी नहीं देखा, हमें पता ही नहीं था। आज जेफरी एप्स्टीन के बारे में बहुत पढ़ा, पढ़ने में तो कई सारी चीज़ें आई। भाई सवाल उठता ना कि प्रोफेसर से क्यों मिला, प्रोफेसर से क्या मिलने वाला है। मालूम चला, सर्च किया, वो प्रोफेसर क्या कर रहा था, पता चला वो प्रोफेसर तो जीनोम की स्टडी कर रहा था, वो तो DNA को ऑल्टर करने का काम कर रहा है, और उसने कर भी रखा है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जेफरी एप्स्टीन के साथ में डिस्कशन होती थी, और बाकायदा साइंस डिनर बोलते थे वो इसको। बोले आज क्या, बोले साइंस डिनर है आज, मतलब आज इनके वो वाले दोस्त आएंगे, उनके साथ में जो है इनके वो है। एप्स्टीन वॉज सिटिंग इन हिज आइलैंड एंड ही वॉज, बहुत आराम से काम करने वाला व्यक्ति था, दूर से दिखने में ऐसा लगता है, पर रियलिटी में देखा जाए तो एप्स्टीन अकेला कम से कम 1000 लोगों के बराबर का काम कर रहा था। उसके ऊपर प्रेशर बहुत था, उसके ऊपर उसे बहुत कुछ करना था दुनिया में, और शायद वो बहुत कुछ कर भी जाता, पर उससे पहले ठंडा कर दिया गया। नवीन जी आइए, स्वागत है। चलिए, अब थ्योरीज देखिए सर बहुत सारी है, लेकिन हम थ्योरीज की बात नहीं करते, हम सीधे सीधे वो बात करेंगे जो एक्चुअली में हुआ। और एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में ये हुआ कि एप्स्टीन के ऊपर जो है तमाम सारे चार्जेस लगे। उसके बाद जो है उनको डिटेंशन सेंटर में कहीं या यूँ कहीं जेल में रखा गया, और जेल में महज कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस पर भी अभी अपन बात करेंगे, कैसे होती है वो भी बात करेंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ बिहाइंड E.P. स्टेन। सर इसको भी बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले सबसे मज़ेदार बात यह है कि सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उसके पीछे कौन है, और मुझे लगता है सबके पीछे एप्स्टीन था। एप्स्टीन के पूरे किरदार को अगर हम देखेंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा था, वो हेड था या वो टेल था। एप्स्टीन वो दो मुहा व्यक्ति था जिसको कि पता नहीं लग सकता था आपको कि वो किधर से शुरू हो रहा है और किधर अंत हो रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। जितना मैंने आज रीड किया, जितना मैंने उसके बारे में देखा, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा ये समझने में कि इसको क्या माने। लेकिन ये तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे। आप सबके इतने सारे दिमाग के लाखों लोग सब्सक्राइबर हैं, तो वो लाखों लोगों की जनता जो है अपने अपने दिमाग लगाए और बताए कि क्या हो सकता है। चलिए, तो अब चलते हैं उस राज की तरफ जिस राज को लोग कहते हैं राज को राज रहने दो। मज़ेदार है, इनकी मृत्यु भी उतनी ही मज़ेदार है जितना इनका किरदार है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में अब तक आपने देखा, अब आपको इंटरेस्ट आया होगा कि क्या गजब का आदमी है भाई। जेफरी एप्स्टीन को जो है इनके ऊपर चार्जेस लगे, और सेक्स ऑफेंडर इनको बताया गया। इसके बाद जो है इनको जेल में भेज दिया गया। बोले भाई अभी अभी तो चार्जेस फ्रेम ही नहीं हुए, अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। आरोप लगने पर जो है इनको जेल में भेज दिया गया। अभी आरोप लगाने वाले कौन है, अपन उस पर भी बात करेंगे। आप आनंद आएगा सर आपको, देखिए, है ना। कहते ना कि जब वक्त खराब होता है तो ऊँट पर भी बैठे तो कुत्ता काट लेता है, कुछ वो वाली स्थिति है। क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड बिटकॉइन, एनी नेम पिक। वो नहीं कभी मालूम चलेगा आपको, जिन्होंने बनाया वो सारे गायब हो गए।
कोई दिवालिया हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। याद है ना वो घुंघराले बाल वाला मंदबुद्धि जो कह रहा था मैंने फलाना कर दिया, मैंने ठिकाना कर दिया, और पूरा पैसा डूब गया मेरा, अब मैं बैंकरप्ट हो गया। ऐसे ही मंदबुद्धियों को ढूंढा जाता है। क्या कारण है कि आप देखते हो जीवन में आप असफल रह गए, आप बहुत स्मार्ट हो, आप असफल रह गए, और मंदबुद्धि आपसे बहुत ऊपर निकल गया, क्योंकि इस दुनिया में चुना ही मंदबुद्धि को जाता है, बुद्धू को चुना जाता है। जो कल लफड़ा हो तो ये निपट जाएगा, अपन बच जाएंगे। तो ये समझ लो कि आप स्मार्ट हो इसलिए आप बच गए, नहीं तो अभी मंदबुद्धि की तरह आप भी कहीं चक्की पीस रहे होते। मंदबुद्धि तो याद है ना, घुंघराले बाल वाला वो मंदबुद्धि, याद करो। चलिए अब, अरे भाई बहुत याददाश्त बहुत ख़राब है आप लोगों की। अरुण कुमार जी आपकी याददाश्त बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं। और हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, तो फिर इसके बाद में जो है इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं कि सेक्स ऑफेंडर है। अभी कुछ भी नहीं हुआ सर, कहीं कोई प्रूव नहीं, कुछ भी नहीं। और जो है इनको जेल में डाल दिया गया। अब ये जेल में चले जाते हैं। मैं क्या कहूँ, आप लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है भाई। आप लोगों के लिए मुझे मंदबुद्धि खोल के देना पड़ेगा। गलत खोल लिया। इतनी बार बताया था आपको, घुंघराले बाल वाला मंदबुद्धि। आप लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है भाई। आप लोगों की वजह से ऐसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना, जो दुनिया पर राज करते हैं। ठीक है, थोड़ी अपनी बुद्धि के को थोड़ा सा धार लगाइए, बहुत आवश्यक है। हर चीज़ के नाम नहीं लेंगे हम बार बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसलिए नाम नहीं लेंगे, है ना। तो हम फोटो दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। चलिए तो ऐसी मंदबुद्धियों को पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इनको एकदम से जो है हाईलाइट किया जाता है, और इसके बाद में ये पूरे पैसे खा जाते हैं, सबके भाग जाते हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं था हम क्या कर रहे थे। बट एनीवेज चलिए लेट्स कम बैक टू एप्स्टीन, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो एप्स्टीन को जो है इसके बाद पकड़ा जाता है, जेल में रहते हैं। जेल में रहने के बाद में 10 अगस्त 2019 को अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, मृत्यु हो जाती है। तो जो गार्ड्स हैं वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने इसको CPR दिया, और CPR देने पर भी जो है ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम इसको न्यूयॉर्क डाउनटाउन हॉस्पिटल ले गए, वेर ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड एट 6:39 AM, मतलब डेड ऑन अराइवल, मृत्यु ही उनकी हो रखी थी। तो CPR देने की क्या ज़रूरत थी? बोले वो उसने सुसाइड कर लिया था। हमने कहा है सुसाइड कर लिया? ऐसा कैसा सुसाइड था यार, कुछ मतलब अजीब सा हो गया ना, सुसाइड कर लिया। बड़ी विचित्र सी घटना हो गई सर, समझ में नहीं आई। अच्छा सुसाइड कैसे किया? बोले टंगे किया। टंगे कैसे? बोले वो साहब जो बेडशीट थी वो उससे वो टंग गए। अच्छा अच्छा, टंग के बेडशीट से। सर ये इनका बेड है, बेड से टंगे थे बेडशीट को फंदा बनाकर। अब आप मुझे बता दीजिए इससे कोई टंग सकता है क्या? इसमें कुछ नहीं सर, ऊपर कोई पंखा का कुछ नहीं, ऊपर से टंगने का नहीं, इसी से टंगे थे, यहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से कहीं से टंग गए, इधर से कहीं बांध लिया और टंग गए। तो बेडशीट से जो है ये टंग गए, अच्छी बात है। सवाल यह कि कितनी ऊंचाई पे टंगे थे भाई कि टंग गए, पहली बात। दूसरी बात, ये जेफरी एप्स्टीन को जिस जगह रखा गया, इस जगह पर ये एक बड़ा सेल है, एक बड़ा इलाका है, उसमें 8 सेल और हैं इनके अलावा। उन 8 सेल में जेफरी एप्स्टीन अकेले रह रहे थे अपने एक सेल में, बाकी सब में 2-2 लोग थे। यानी 8 सेल मिला लें जेफरी एप्स्टीन को तो हटा के इसके बाद में 7 सेल बचे, 7 दूनी 14, 14 लोग और थे। और रात में ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बाहर वाले दरवाजे को, मेन को बंद रखा जाता है। अच्छी बात है। तो वो 14 लोग कौन थे? उनके जवाब आज तक आए नहीं, किसी को बताया नहीं कि वो 14 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो कहाँ हैं, किसने मारा उनको। चलो ये सब छोड़ो सर, हर सेल पर 2-2 CCTV कैमरे लगे हैं। मेन गेट पर भी CCTV कैमरा, वो जो 7-8 के बाद में जो मेन गेट है वहाँ पर भी CCTV कैमरा, सब जगह CCTV कैमरा लगा हुआ, गलियारे में इधर उधर सब जगह CCTV कैमरा लगा हुआ। जेफरी एप्स्टीन के सेल पर 2 CCTV कैमरे थे, एक नहीं सर 2। इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों ही CCTV कैमरे खराब थे, फुटेज दोनों में नहीं आया। अब उससे भी बड़ा इत्तेफाक देखिए, गलियारे का और जहाँ जो मेन एरिया था, जहाँ बड़ा वाला दरवाज़ा था जहाँ से बाहर निकालते, उस जगह पर भी वो चल रहे थे CCTV, लेकिन वो कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हुई।
बस उसी मिनट की नहीं हुई जिस समय जेफरी एप्स्टीन को वहाँ से लेकर गए थे, वो CPR दे रहे थे और जब दरवाजे से बाहर ले गए। ये सर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में है। आज मैंने जब देखा तो मेरे तो तोते उड़ गए। मतलब इतना डीप में तो अपन ने पिछली बार भी एनालिसिस नहीं किया था कि मतलब कितने कमाल की बात है कि दो CC, एक खराब हो सकता है सर, इसलिए दो लगाए हैं। दोनों CCTV कैमरे खराब, दोनों की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, चलो ठीक है, हो सकता है इत्तेफाक रहा हो। गलियारे का और जो मेन गेट का जो बड़ा परिसर है जहाँ पर जो इसको निकाला था वहाँ से, जहाँ इसको CPR वगैरह देता, उधर कभी वो कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं, उसी मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ ऐसा टेक्निकल फ्लॉ आ गया सर कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। वाह, बल्ले बल्ले, इतना इंटरेस्टिंग फ्लॉ मैंने आज तक नहीं देखा है, कमाल है। योर ट्रेड अवर ईगो, बार बार ना रोकूं इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कृपया www.nitinshukla.in पर आप चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में ढूंढ लीजिएगा, अमाउंट के ठीक नीचे होगा, उसमें अपना नाम और नंबर लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के आपको वहाँ पर बहुत सारे प्रोफाइल मिलेंगे, सबको क्लिक करके ज्वाइन फॉलो करते जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लोगो मिलेगा इसको क्लिक कीजिए, दोनों चैनल हैं, इन दोनों चैनल से ध्यान से जुड़ जाइए। और जो भारत के बाहर है वो पेटीएम और पेपाल वाला दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन